चंडीगढ़ के एक साथी ने बताया कि हरियाणा का कोई भी मंत्री वित्त मंत्रालय लेने के लिए तैयार नहीं है। कारण यही कि पिछले 34 साल से जो भी वित्त मंत्री बना है उसकी हार हुई है। उन सभी वित्त मंत्रियों के नाम बताएंगे और साथ में नायब सैनी ने अपने मंत्रियों को जो विभाग बांटे हैं, पूरा हरियाणा चौंक गया है। किसी को ये संभावनाएं नहीं थी कि इस तरह से विभागों का बंटवारा होगा। खासकर अनिल विज को जो महकमा सौंपा गया है उसको लेकर लोगों में बड़ी चर्चाएं हैं कि उनको लगातार हड़ताली कर्मचारियों का सामना करना पड़ेगा। पंचायत मंत्रालय को कृष्णलाल पंवार कैसे संभालेंगे, शिक्षा का लेवल कैसे ऊंचा उठा पाएंगे महिपाल ढांडा, सारे मंत्रियों का जो प्रोफाइल है उस हिसाब से बात करेंगे। किस मंत्री के सामने क्या चुनौतियां हैं। सबसे पहले वित्त मंत्रालय की ही बात कर लेते हैं। जो सियासी गलियारों में चर्चाएं थी कि कोई भी मंत्री वित्त मंत्रालय लेने के लिए तैयार नहीं है, आखिर में मुख्यमंत्री को ये महकमा अपने पास रखना पड़ा। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी हम पुष्टि नहीं करें, लेकिन ये जरूर है कि इन बातों को इसलिए ताकत मिल रही है, बल मिल रहा है कि ये महकमा आखिरकार मुख्यमंत्री को अपने पास रखना पड़ा है। सबसे पहले बता दें कि 1991 में जब भजनलाल मुख्यमंत्री थे तब वित्त मंत्री बने मांगेराम गुप्ता, और 1996 का जब चुनाव हुआ तो वो उस चुनाव में हार गए, जिनसे बृजमोहन सिंगला ने उनको हराया और बृजमोहन सिंगला फिर बंसीलाल सरकार में मंत्री रहे। तो 91 में 96 तक जो मांगेराम गुप्ता वित्त मंत्री थे वो 96 में हार गए। उसके बाद 1996 में बंसीलाल सरकार आई, उसमें वित्त मंत्री थे श्री कृष्ण दास, वो अपना चुनाव हार गए जब अगला 2000 में चुनाव हुआ। उसके बाद संपत सिंह, जब चौटाला सरकार आई तो 2000 से 2005 चौटाला सरकार में संपत सिंह वित्त मंत्री रहे, लेकिन वो भी 2005 में चुनाव हार गए। उसके बाद वित्त मंत्री बने हुड्डा सरकार की जो पहली बारी थी 2005 में, वीरेंद्र सिंह डूमर था, लेकिन 2009 का चुनाव हुआ तो वो भी उस चुनाव में हार गए। उसके बाद 2009 में जब हुड्डा की दूसरी पारी शुरू हुई तो उसमें वित्त मंत्रालय सौंपा गया कैप्टन अजय यादव को, लेकिन वो भी अगला चुनाव हार गए। और उसके बाद खट्टर की पहली पारी में वित्त मंत्री बने कैप्टन अभिमन्यु, लेकिन 2019 में वो भी चुनाव हार गए। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर ने पिछली बार वित्त मंत्रालय अपने पास रखा था तो उनको हरियाणा छोड़कर ही दिल्ली जाना पड़ा। और उसके बाद अब जो नायब सैनी सरकार में वित्त मंत्रालय था जेपी दलाल के पास, और इस बार वो लोहारू से चुनाव हार गए और राजवीर फरटिया ने उनको चुनाव हराया। तो ये सारे जो वित्त मंत्रालय का एक मिथक है कि जो भी वित्त मंत्री बनता है चुनाव हारता है। इसी कारण सियासी गलियारों में चर्चाएं थी, कोई भी मंत्री वित्त मंत्रालय नहीं लेना चाहता और अपशकुन महकमा है और वो चाहते हैं कि अगली बार विधानसभा में पहुंचे, इसलिए वित्त मंत्रालय से दूर रहना चाहते हैं। नायब सैनी ने ये मंत्रालय अपने पास रखा है। हालांकि कितनी इस बात में दम है वो तो हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने ये महकमा अपने पास रख लिया है। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री ने कई, जिसको कि हरियाणा में आम लोग बोलचाल में कहते हैं ना मालदार महकमे, वो सारे मुख्यमंत्री के पास हैं। एक्साइज महकमा सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहता है, आबकारी कराधान विभाग महकमा, शराब के ठेके सारे उसके अंडर आते हैं, जीएसटी का टैक्स कलेक्शन का सारा काम उसके अंडर आता है, एक्साइज का भी टैक्सेशन का भी वो मुख्यमंत्री के पास रहेगा। पहले वो किरण चौधरी के पास हुआ था, उसके बाद वो आपका वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने अपने पास रखा, इस बार वो मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है। पिछली बार खट्टर की दूसरी पारी में गृह मंत्रालय और सीआईडी को लेकर बड़ा बवाल हुआ था। अनिल विज के पास गृह मंत्रालय रहा, सीआईडी को लेकर मुख्यमंत्री और उनके बीच में बड़ा टकराव हुआ। नायब सैनी ने दोनों महकमे ही अपने पास रख लिए हैं। इसी तरह से हम बात करें योजना विभाग, नगर ग्राम आयोजन विभाग डीटीपी जिसके अंडर आता है, ये सारे महकमे नायब सैनी ने अपने पास रखे हैं। और शहरी संपदा विभाग, सूचना जनसंपर्क विभाग डीपीआरओ का जो महकमा होता है सरकार की नीतियों का प्रचार करना होता है, यानी कुल 12 महकमे नायब सैनी ने अपने पास रख लिए हैं। इसके बाद बात करें अनिल विज की। लोगों में चर्चाएं थी कि अनिल विज को पुराने जो महकमे हैं उनमें से एक महकमा गृह मंत्रालय उनकी सीनियरिटी के हिसाब से जरूर दिया जाएगा, लेकिन उनको पुराना कोई महकमा नहीं दिया गया, ना उनको खेल मंत्रालय दिया गया, ना उनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया और ना उनको गृह मंत्रालय दिया गया। उनको महकमे दिए हैं जिससे उनको पूरे 5 साल हड़ताली कर्मचारियों से रूबरू होना पड़ेगा। उनके पास महकमा दिया गया रोडवेज का और बिजली का, ये 2 बड़े महकमे, और श्रम विभाग भी उनको दिया गया है।
रोडवेज कर्मचारियों की लगातार हड़ताल होती रहती है और रोडवेज का जो बसों की कमी है उसके चलते भी लोग परेशान हैं। लगातार रोडवेज में बसों की कमी हो रही है। लास्ट टाइम में जब चौटाला सरकार थी उन्होंने रोडवेज की बसों का बेड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ाया था, उसके चलते ये महकमा बिल्कुल बंद होने के कगार पर था, दोबारा जिंदा हो गया था। उसके बाद बसें तो आई हैं लेकिन बहुत कम संख्या में आई हैं। तो 5.25 लाख से ज़्यादा यात्री हर रोज़ रोडवेज की बसों में सफ़र करते हैं। ये महकमा घाटे में है। उस घाटे का सबसे बड़ा कारण ये है कि बहुत सारी जो सेवाएं हैं 42 तरह की श्रेणियां हैं, जैसे कोई पद्मश्री है या कोई दूसरा अवार्ड है, 60 साल से ऊपर के लोग हैं और जिनको अवार्ड मिले हुए हैं, सेंटर के बड़े अवार्ड हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, भीम अवार्डी हैं, पूर्व विधायक हैं। तो इन लोगों को बसों में मुफ्त सेवाएं मिलती हैं, यानी 42 कैटेगरी के लोगों को बसों में मुफ्त सेवाएं मिलती है रोडवेज़ की बसों में। और साथ में जो बसों की कमी है, ड्राइवर कंडक्टरों की कमी है, उसके चलते रोडवेज़ महकमा लगातार घाटे में चलता है। निजीकरण लगातार सरकार इसमें चल रहा है कि इसको निजीकरण किया जाए, इसके चलते रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल रहती है। बड़ा फेमस है ये हड़ताल के कारण। तो अब अनिल विज क्या रोडवेज महकमे में बसों की संख्या बढ़ा पाएंगे? क्या जो लाखों लोग हर रोज़ बसों में सफ़र करते हैं उन लाखों लोगों की सुविधाओं को बढ़ा पाएंगे? और साथ ही उनके पास दूसरा महकमा है बिजली विभाग का। बिजली के लिए भी हरियाणा में एक बड़ा मुद्दा रहा है। ऐसा कहते हैं कि ये पब्लिक सेक्टर से जुड़े दोनों महकमे हैं, यानी कि आम जनता से जुड़े महकमे। और बिजली की कमी भी हरियाणा में लगातार बनी हुई है। आपका राजीव गांधी थर्मल प्लांट आपका खेदड़ का ले लें या यमुनानगर का थर्मल प्लांट ले लें, पानीपत का थर्मल प्लांट लें, रेवाड़ी का थर्मल प्लांट लें, यहाँ बिजली का उत्पादन तो हो रहा है लेकिन वो कम हो रहा है। इसके चलते अडानी से बिजली खरीदनी पड़ रही है और दूसरी जगह से खरीदनी पड़ रही है। और हर साल 1000 मेगावाट बिजली की जो डिमांड है हरियाणा में, खपत और डिमांड लगातार बढ़ रही है। क्या अनिल विज अब हरियाणा को बिजली में आत्मनिर्भर कर पाएंगे? ये भी उनके सामने एक चुनौती रहेगी। और सबसे बड़ी हम बात ये बता दें कि 40,000 खेती के जो ट्यूबवेल के कनेक्शन है वो पेंडिंग पड़े हैं। 50,000 दूसरी तरह के जो ट्यूबवेल कनेक्शन है वो पेंडिंग पड़े हैं। इनको किस तरह से कितना जल्दी वो निपटान करते हैं? और साथ में जो समय की डिमांड है सोलर ऊर्जा को कितना बढ़ावा दे पाते हैं? हरियाणा सरकार बातें तो कह रही है कि हम सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देंगे, लेकिन जो लोग शहरों में या गांव में सोलर के जो प्लेट हैं वो लगवाना चाहते हैं उनको सब्सिडी की बात करती है, लेकिन सब्सिडी नहीं मिल पा रही है। तो क्या वो सब्सिडी को आम जनता के लिए खोलेंगे, सोलर प्लांट को बढ़ावा देंगे? और क्या लोगों को राहत मिलेगी बिजली से? बिजली का उत्पादन कितना होगा? ये अनिल विज पर निर्भर करेगा। और गरीब मजदूर लोगों का श्रम महकमा भी उनको सौंपा गया है। ये बातें हैं। इसके बाद हम बात करें महिपाल ढांडा को दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय का कैसे उद्धार करेंगे? पिछली बार कंवरपाल गुर्जर के कार्यकाल में शिक्षा मंत्रालय बहुत डाउन गया, बहुत सारे स्कूल बंद हुए, लगभग 300 के आसपास स्कूल बंद हो गए थे। प्राइमरी स्कूलों को हाई स्कूलों के साथ, सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के साथ मर्ज कर दिया गया था। शिक्षकों की लगातार कमी है। पहली बार हरियाणा में ऐसा हुआ है कि स्कूलों में शिक्षक भी ठेके भर्ती किए गए हैं, यानी HKRN हरियाणा कौशल निगम के तहत अब TGT PRT की PGT की भर्ती की जा रही है। इसके चलते पढ़े लिखे युवाओं में गुस्सा है, वो चाहते हैं कि HPSC SS बोर्ड के थ्रू उनकी भर्ती हो, न कि HKRN की तरह उनकी भर्ती हो। तो क्या वो स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा कर पाएंगे? और पिछले दिनों एक मुद्दा बड़ा गर्मजोशी से उठा था कि हरियाणा के 131 स्कूलों में पीने का प्रबंध नहीं है और बहुत सारे स्कूलों में लड़कियों के लिए बाथरूम नहीं था, लड़कों के लिए बाथरूम नहीं था। क्या वो स्कूलों का सुधार कर पाएंगे? आम घरों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर सकें, पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ा सकें। दिल्ली हमारे नज़दीक है, दिल्ली सरकार ये दावा करती रहती है उन्होंने दिल्ली के स्कूलों की हालत बदल दी है और जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने जाते थे वो अब सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो क्या महिपाल ढांडा हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कुछ आमूल-चूल बदलाव लाएंगे? इस तरह की जिम्मेदारी उनके पास रहेगी। इसके अलावा उनको महकमा दिया गया है संसदीय कार्य और अभिलेखागार। और हम बात करें राव नरबीर सिंह की। राव नरबीर सिंह खट्टर की पहली पारी में थे, तब उनके पास PWD महकमा था। ये उम्मीदें थी कि उनको दोबारा यही महकमा मिलेगा, लेकिन उनको महकमा दिया गया है उद्योग और वाणिज्य, जो पिछली बार उस समय 2014 में ये महकमा था आपका, 2014 में था।
विपुल गोयल के पास था और कैप्टन अभिमन्यु के पास भी रहा, लेकिन ये महकमा अब राव नरबीर सिंह के पास दिया गया है। पर्यावरण वन विभाग भी उनके पास रहेगा, विदेश सहयोग विभाग, सैनिक अर्धसैनिक कल्याण विभाग भी राव नरबीर सिंह के पास रहेंगे। और राव नरबीर ने अभी 2 दिन पहले ही गुड़गांव में अधिकारियों की मीटिंग ली थी, तेवर दिखाए थे कि कोई अधिकारी रिश्वत लेता मिला तो उसको जेल में डाल दूंगा, यहाँ से भगा दूंगा। और सारे अधिकारी मलाई चाटने के लिए गुड़गांव में पोस्टिंग करवाते हैं और यहाँ इस शहर का नाश करके रख दिया है। बहुत तीखे तेवर उन्होंने अपनाए थे। तो उद्योगों को वो कितना बढ़ावा हरियाणा में दे पाएंगे, ये उन पर दारोमदार रहेगा। युवाओं को कितना वो रोजगार दिला पाएंगे, उद्योगों में हरियाणा के युवाओं को कितनी नौकरी दिला पाएंगे। इसके साथ बात करें कृष्णलाल पंवार। कृष्णलाल पंवार को महकमा दिया गया है पंचायत महकमा और खान भू विज्ञान महकमा। पंचायत महकमा, सरपंचों ने पिछली सरकार में आपकी रेल बना दी थी, आपके देवेंद्र बबली के टोहाना से विधायक थे, इस बार हार गए और उनके पीछे पड़ गए थे और लगातार उनका पूरे हरियाणा में विरोध जताया था। जो सरपंचों की मांग थी 25 लाख तक के कार्य ई टेंडरिंग से नहीं होने चाहिए, वो विभागीय स्तर पर होने चाहिए। लेकिन जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 5 सीटें हारी, उसके बाद सरपंचों को मनाने की कोशिश की। जो जिला परिषद ब्लॉक समितियों काम थे वो सरपंचों के थ्रू करवाए जाने लगे, उनमें उनका दखलंदाजी हुई और साथ में 5 लाख तक की तो उन्होंने सहमति जता दी कि 5 लाख तक के विकास कार्य विभागीय स्तर पर होंगे। सरपंचों का बहुत बड़ा रोल होता है, गाँव के लोग बहुत सारे उनसे प्रभावित होते हैं। तो सरपंचों को किस तरह खुश कर पाएंगे और गाँव में किस तरह विकास की रफ्तार बढ़ा पाएंगे, ये इसकी जिम्मेदारी कृष्णलाल पंवार के पास होगी। और विपुल गोयल के पास दिया गया है बहुत ही गजब के 2 महकमे, राजस्व मंत्रालय उनको दिया गया है और साथ में उनको दिया गया है शहरी स्थानीय निकाय विभाग और नागरिक उड्डयन विभाग है। जो हरियाणा के चुनाव में लोकसभा भी विधानसभा में प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा, इसमें करप्शन भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत बड़ा छाया रहा। अब शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अंडर ये प्रॉपर्टी आईडी का काम रहता है। इसके जरिए जो भ्रष्टाचार हो रहा है हरियाणा में, तो विपुल गोयल की जिम्मेदारी होगी कि वो प्रॉपर्टी आईडी का जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करें। शहरों की सफाई का जिम्मेदारी भी इसी विभाग के अंडर होती है। नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिकाओं के अंडर और जितने शहर के काम होते हैं लोगों के, वो सारे नगर परिषद नगर पालिकाओं के से करवाने होते हैं। तो वो कितना इनको स्मूथली इस विभाग को चला पाएंगे ये उनको देखना होगा। साथ में ही उनको जो जिम्मेदारी दी है राजस्व की, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तहसीलों का जो भ्रष्टाचार है उसको वो कितना खत्म कर पाएंगे ये भी उनके पास रहेगा। सारे तहसील के जो पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, ये सारा महकमा उनको विभाग दिया गया है। और साथ में हिसार से जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है, हिसार से जो हवाई उड़ानों को क्या वो शुरू कर पाते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। अरविंद शर्मा को ये कहा जा रहा था कि वो डॉक्टर हैं, एमडीएस कर रखी है, डेंटल सर्जन में मास्टरी है उनके पास, तो क्या उनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया जाएगा? लेकिन उम्मीदों के विपरीत उनको दिया गया है सहकारिता विभाग। सहकारिता विभाग के अधीन ये कोऑपरेटिव महकमे होते हैं, सारे शुगर मिल हैं ये इनके सहकारिता विभाग के अधीन होते हैं। तो क्या सहकारिता विभाग के जरिए आम लोगों को वो कितना उद्धार कर पाएंगे? जो चीनी मिल हैं, चीनी मिलों का ढर्रा कितना मजबूत कर पाएंगे, अक्षमता कितनी बढ़ा पाएंगे? और जो सहकारी बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं, वो लगातार डाउन जा रहे हैं, लोगों को उनसे लोन नहीं मिल रहा है, एमसीएल लोगों के नहीं बन रहे हैं, यानी जो पुराने लोग जुड़े हुए थे वही लोग जुड़े हुए हैं। एक भी नए लोगों को पिछले 10 साल में एमसीएल नहीं बना है और उनको सहकारी बैंक से कोई लोन नहीं मिल रहा है। खाद की जो सुविधा मिलती थी वो भी बहुत कम हो गई है। तो सहकारिता बैंक के जरिए या जो चीनी मिल है या सहकारिता के थ्रू जो दूसरे काम होते हैं, इस मंत्रालय को कितना मजबूत कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। जेल विभाग, चुनाव विभाग अरविंद शर्मा को सौंपा गया है। और इसके साथ एक मंत्री श्याम सिंह राणा, जिन्होंने कि 2019 में बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दी गई थी, इसके बाद किसान आंदोलन के समर्थन में उन्होंने भाजपा छोड़ दी थी, इनेलो में शामिल हो गए थे और उनको कृषि मंत्रालय सौंपा गया है। यानी श्याम सिंह राणा खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, किसान आदमी हैं, तो कृषि और किसान कल्याण विभाग, पशुपालन डेयरी विभाग और मछली पालन विभाग ये उनको सौंपा गया है। तो किसानों की फसलों की किस तरह से सही तरीके से खरीद हो, फसलों का उनको सही दाम मिले और जो एमएसपी की बात हो रही है, जो सरकार ने जिन फसलों पर एमएसपी घोषित कर रखी है, सारी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएं, ये श्याम सिंह राणा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। रणबीर सिंह गहुआ को 2 महकमे दिए गए हैं, दोनों हैवीवेट महकमे।
पीडब्ल्यूडी महकमा पब्लिक हेल्थ का महकमा, और पिछली बार पीडब्ल्यूडी महकमा था आपका दुष्यंत चौटाला के पास, उससे पहले था ये राव नरबीर सिंह के पास। यानी दोनों बड़े महकमे हैं और आम लोग ये कहते हैं कि मलाईदार महकमे हैं, बहुत मोटा कमीशन इन दोनों महकमों से आता है। पीडब्ल्यूडी से तो बहुत ज़्यादा चर्चाएं उन लोगों के बीच में रहती हैं। सड़कों के जो गड्ढे हैं और उन गड्ढों को कितना घर भर पाएंगे। अभी हरियाणा में लोग ये कहते हैं कि आप हरियाणा में किसी सड़क पर चलेंगे, यदि उस पर टोल टैक्स लगता है तो वो सड़क ठीक है। यदि आप किसी सड़क पर टोल टैक्स नहीं दे रहे हैं तो समझ लो कि उस पर आपको गड्ढे से ही गड्ढों से चलना पड़ेगा। तो क्या जिन सड़कों पर टोल टैक्स नहीं है उन सड़कों की स्पीड, उन सड़कों का काम किस तरह से उनको ठीक रख पाएंगे, किस तरह से उनको गड्ढे भर पाएंगे, ये रणबीर गंगवा के ऊपर जिम्मेदारी होगी। साथ में उनको जो महकमा दिया गया है जन स्वास्थ्य का, यानी कि जो सीवर पानी की व्यवस्था है वो भी इसी महकमे के अंडर होती है। स्वच्छ पेयजल, पर्याप्त पेयजल जिम्मेदार मुहैया करवाना भी इस महकमे के अंडर है। और साथ में हम बात करें कि कृष्ण बेदी को महकमे दिए गए हैं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, अनुसूचित जाति, SC/ST पिछड़ा वर्ग कल्याण, अंत्योदय सेवा विभाग, आतिथ्य विभाग, वास्तुकला विभाग, ये विभाग दिए गए हैं। तो क्या जो गरीब तबका है, SC/ST है, या आतिथ्य सत्कार जो हमारे टूरिज्म के जो जिला स्तर पर जो हैं आपके होटल बने हुए हैं, तो उनका उद्धार किस तरह से कर पाएंगे, नए सिरे से उनको कैसे रेनोवेट कर पाएंगे, और SC/ST के कल्याण के लिए कितनी नई योजनाएं लेकर आते हैं, ये कृष्ण बेदी की जिम्मेदारी होगी। और श्रुति चौधरी, उनको दिया गया है सिंचाई मंत्रालय। चौधरी बंसी लाल हरियाणा के पहले वो दूरदर्शी मुख्यमंत्री थे जिन्होंने टिब्बों पर, रेतीले टिब्बों पर फुवारा तकनीक के ज़रिए वहाँ पर पानी पहुँचाया था, और वहाँ पर जो नहरों के ज़रिए और आपके रजबाहों के ज़रिए पानी पहुँचाया था। उसके बाद राव अभय सिंह ने भी इस काम को काफ़ी सिरे से लाया। क्या अब श्रुति चौधरी दक्षिण हरियाणा में रेतीले टिब्बों पर पानी पहुँचा पाएंगे, ये भी उनको जिम्मेदारी होगी। साथ में महिलाओं और बच्चों के विकास की जिम्मेदारी का महकमा है महिला एवं बाल विकास विभाग, वो भी श्रुति चौधरी को सौंपा गया है। उनको बहुत राजनीति में पली बढ़ी हैं, दादा मुख्यमंत्री रहे, पिताजी मंत्री रहे, माजी मंत्री रहे, और चौथी पीढ़ी में अब क्या वो इस महकमे को कितना सुचारू रूप से चला पाती हैं, सबकी नज़रें रहेंगी। आरती राव को जो महकमा दिया गया है, चौंकाने वाला महकमा है, वो शूटर हैं, खिलाड़ी रही हैं, और उनको स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय को कितना अच्छे तरीके से उचला पाती है देखना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय का बहुत बुरा हाल है, पूरे हरियाणा में डॉक्टरों की कमी है, और विधानसभा में सारे विधायक इस बात का रोना रहते हैं कि उनके CHC PHC अस्पताल में डॉक्टर नहीं हैं। तो क्या वो डॉक्टरों की कमी को पूरा कर पाएंगे? अस्पताल में अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, एक्सरेज हैं, इसकी जो समस्या का आम मरीजों को सामना करना पड़ रहा है, कितना स्वास्थ्य विभाग का इलाज कर पाएंगी आरती राव, ये देखने वाली बात रहेगी। और चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान आयुष विभाग भी इनके ऊपर सौंपा गया है। और इसके बाद बात करें राजेश नागर को खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री और उपभोक्ता मामले सौंपे गया है। यानी कि जो राशन डिपो वाला महकमा है ये सारा राजेश नागर के अधीन रहेगा। और बहुत सारा जो गरीब तबका है आज भी गाँव में, शहरों में राशन डिपो से अपना राशन लेता है, तो उसको कितना स्मूथली चला पाएंगे, ये जिम्मेदारी उनको सौंपी गई। गौरव गौतम युवा उद्यमिता और युवा सशक्तिकरण का महकमा सौंपा गया। साथ में इनको बहुत ही बड़ा महकमा दिया गया है खेल का। हरियाणा खेलों में नंबर 1 पूरे देश में, ओलंपिक की बात हो, वर्ल्ड चैंपियन की बात हो, एशियाई खेलों की बात हो, कॉमनवेल्थ खेलों की बात हो, हरियाणा के खिलाड़ी मेडल लेकर आते हैं। और पदक लाओ पद पाओ की नीति जो कांग्रेस सरकार में शुरू हुई थी, अब इस सरकार में पदक बहुत कम मिले हैं। और ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट पर खिलाड़ियों को सुविधाओं की बहुत ज़्यादा कमी है। तो क्या ग्रास रूट पर वो खिलाड़ियों को सुविधाएं दे पाएंगे, हरियाणा के खिलाड़ी और अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ, इसकी जिम्मेदारी सारी रहेगी गौरव गौतम के ऊपर। यानी कि जो महकमे दिए गए हैं चौंकाने वाले महकमे हैं, उम्मीदों के विपरीत महकमे दिए गए हैं। और जो चर्चाएं हैं आपकी वित्त मंत्रालय की और दूसरे महकमों के ऊपर, आपको क्या लगता है कि नायब सैनी ने क्या अपने महकमों का बंटवारा, मंत्रियों को जो महकमे बांटे हैं उसका बंटवारा सही तरीके से किया है? आप कमेंट्स करके बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।